नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर से आगे एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और देखिए, हम जो लेक्चर कर रहे थे, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उस टॉपिक में सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमने डिटेल से हर एक टॉपिक को देखा है। हर एक टॉपिक के बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल हो सकते थे, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते थे, हर टाइप के न्यूमेरिकल को हमने देखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज हेनरीज लॉ। इससे पहले जो बेसिक था हेनरीज लॉ का, दैट इज सोलबिलिटी, वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। उम्मीद है जो आप लोग को पसंद भी आया होगा पिछला लेक्चर, और आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर रहे होंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। हमने कल देखा था क्या, सोलबिलिटी। ठीक है, सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और जो सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड था, उसके बाद ही हमने बताया था जो यहाँ से एक नया लॉ स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हेनरीज लॉ। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, हेनरीज लॉ। हेडिंग लगा लीजिए, हेनरीज लॉ। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लिए, हेनरीज लॉ लगा लिए। समझिए, हेनरीज लॉ जो है, जैसे हमने कल बताया था, जो सोलबिलिटी जो होगा, जैसे कोई भी लिक्विड है, ठीक है, वाटर, जैसे मान लेते वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन कितना डिजोल्व हो सकता है, या वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिजोल्व हो सकता है, ये डिपेंड करता है। इस चीज को जो डिस्क्राइब करता है, इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक लॉ आया था, जिस लॉ का नाम है हेनरीज लॉ। ठीक है, लिखिए, सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। लिखिए, इट स्टेट्स दैट it states that the solubility of gas the solubility of gas it states that the solubility of gas in a liquid it states that the solubility of gas in a liquid is directly proportional directly proportional directly proportional to the pressure to the pressure of gas क्या कह रहा है? It states that the solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas over a solution of a definite temperature. ठीक है, या डिफिनीशन पढ़िए क्या कर रहा है। डिफिनीशन कर रहा है, इट स्टेट्स दैट द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में जो गैस की सोलबिलिटी होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लिक्विड है, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, अब ये वाटर जो है, इस वाटर में ये क्या है, मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है, इस वाटर में हम सोलबिलिटी है, जैसे ये गैस का पार्टिकल है, ये गैस है, मान लेते हैं ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल कितना सॉल्युबल होगा, कितना डिजोल्व होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा प्रेशर पे, ये डिपेंड करेगा प्रेशर पे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफिनिट टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर रखेंगे, उस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर होगा, इस प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी कितना होगा। ठीक है दोस्तों, नोट करिए जरा।
नोट करिए, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए देखिए, इसी को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, इलेबोरेट करते हैं इसको, डिफिनेशन को। जैसे देखिए, इसी को हम ये कह रहे हैं, जो मास ऑफ dissolved gas, mass of dissolved gas in a liquid directly proportional to pressure, directly proportional to pressure। फिर से देखिए कह रहे हैं, मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैस, जो गैस डिजॉल्व हो रहा है उसका मास लिक्विड में जो भी गैस डिजॉल्व हो रहा है, जैसे वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व किए तो लिक्विड में गैस डिजॉल्व हुआ, उस गैस का मास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसा लिख सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि मास है, देखिए अब गैस है, उस गैस का मास है तो गैस का मॉलिक्यूलर मास भी होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं, मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कर सकते हैं। यदि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मोल्स होता क्या है, मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर देखिए, मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या आता है, मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर। तो यदि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इसका मतलब मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। यदि मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन भी कर सकते कि नहीं, तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ dissolved gas in a liquid is directly proportional to pressure, कह सकते हैं ऐसा, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां से देखिए तो कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उसी को हेनरी लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, नोट कर लिए। अब देखिए, यदि हम ऐसा लिख दिए, देखिए यदि हम ऐसा लिख दिए, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यदि हम हटाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू पी, के पी, ठीक है, के पी, क्लियर है। अब यहां से देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1/k इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। देखिए तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/k इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, ध्यान दीजिए इधर, ऐसा ही होगा। अब ये जो 1/k है, ये जो 1/k एक अलग कांस्टेंट बना, इस कांस्टेंट को बोलेंगे KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, नोट करिए तो KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये जो KH है, इसी KH को बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट, इसी को बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट, इसी को बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट। ये जो KH वैल्यू आया है, इसी KH वैल्यू क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट, नोट करेंगे जरा, हेनरीज कांस्टेंट, इसी KH वैल्यू को क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट। ये जो मोल फ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको क्या बोले, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसको हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस।
मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, और ये जो P है इसको हम P को क्या बोलेंगे, P को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब क्लियर है, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, H इज द हेनरीज कांस्टेंट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, दैट इज P इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। नोट करिए, नोट करेंगे। ठीक है, ये जो KH वैल्यू है, ये जो KH है इसका यूनिट ऑफ KH क्या होगा बताइए जरा, यूनिट ऑफ KH, यूनिट ऑफ KH क्या होता है, यूनिट ऑफ KH होता है, ये होता है ATM, और क्या होता है बार, और क्या होता है टोर, और क्या होता है mmHg, और क्या कह सकते हैं सेंटीमीटर HG। ठीक है, और ऐसा कह सकते हैं सेम एज दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और सेम एज दी प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सेम एज दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। नोट करिए, नोट करेंगे, सेम एज दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर है, सेम एज दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। नोट कर लिया, नोट कर लिए, चलिए रफ करें, रफ करें। चलिए अब देखिए, अब यहां से जो हमें आया, क्या आया था हेनरीज लॉ, बताइए क्या आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये आ रहा था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ के थ्रू देखते हैं क्या हो रहा है। एक ग्राफ बनाएंगे, ये जो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर, वाई एक्सिस पर ले लिए पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे दैट इज θ1, इसे हम बोलेंगे θ2। ठीक है, ये जो होगा ये हो जाएगा N2 के लिए, ये हो जाएगा O2 के लिए। ठीक है, नोट करिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, टेन थीटा। बताइए टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, दिस बाय दिस, ये लिखेंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये होगा टेन थीटा इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये होता क्या है बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, दैट इज KH, मतलब टेन थीटा का वही वैल्यू होगा जो KH वैल्यू होगा, जो हेनरीज कांस्टेंट होगा वही टेन थीटा का वैल्यू होगा, जो हेनरीज कांस्टेंट होगा वही टेन थीटा का वैल्यू होगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं KH जो होगा डिपेंड करेगा किस पे, बताइए जरा KH किस पे डिपेंड किया, बताइए जरा इसे देख करके KH किस पे डिपेंड किया। ठीक है, KH किस पे डिपेंड किया, KH डिपेंड करेगा जो नेचर ऑफ गैस पे या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तो लिख लीजिए KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस
और नेचर ऑफ और नेचर ऑफ सॉल्वेंट KH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर सकता है, नेचर ऑफ गैस पे। KH का मतलब क्या होगा, ये देखिए, नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है। नेचर ऑफ गैस मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, दैट इज KH। नोट करेंगे, कर लिया। अब देखिए आगे, अब क्या है, इसमें कुछ वैल्यू हम एक डाटा लिखाते हैं, एक टेबल बनवा रहे हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे लिख लीजिए वैल्यू ऑफ KH फॉर वाटर, ठीक है, वैल्यू ऑफ KH फॉर सम गैसेस इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए गैस, यहाँ लिख लीजिए टेम्परेचर, टेम्परेचर, और यहाँ लिख लीजिए KH, KH लिख लीजिए, किसमें हो जाएगा, किलो पास्कल में लिख लीजिए। KH के वैल्यू किलो पास या किलो बार में, तो हमारे नोटबुक में हो किलो बार में, तो किलो बार में लिखते हैं, किलो बार, ठीक है। चलिए, पहला फर्स्ट गैस जो है वो फर्स्ट गैस है हीलियम। बताइए हीलियम कैसा गैस है। हीलियम एक इनर्ट गैस है। हीलियम का जो टेम्परेचर होता है, अच्छा टेम्परेचर हम रखेंगे हमेशा किसमें, केल्विन में। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर रखेंगे 293, 293, और इसका जो pH वैल्यू है 144.9 से है। पहले टेबल बना लेते हैं, फिर देखेंगे, इस पर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है 293, 293, और ये है 69.16, 69.16, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो है दे रहा है 293 टेम्परेचर, 293, 293 टेम्परेचर पे KH वैल्यू 76.48। ये डाटा हम कुछ लिख के लाए हैं, वही लिखा रहे हैं आपको। उसके बाद हम इसके बारे में बात करते क्या है। O2, N2 के बाद O2, ठीक है। N2, अच्छा N2 एक और लिख लीजिए, N2 जो है ये 293, और एक N2 जो लिख लीजिए, वो N2 जो है वो 303 केल्विन पे, 303 केल्विन पे, 303 केल्विन पे 88.84, फिर O2, ठीक है। O2, O2 के लिए लिखिए जरा, O2 के लिए लिखेंगे, लिखिए O2 के लिए, O2, O2 के लिए लिखिए 293 पे, 293, 293 पे 34.86, ठीक है। चलिए ये डाटा बना लिया। अब जब डाटा बना लिया तो डाटा के अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं। अब डाटा के अकॉर्डिंग एक चीज देखते हैं, इसमें क्या देखें। अब देखिए, ये जो गैस है, जो फर्स्ट गैस है हीलियम, इनर्ट गैस है। हम सबको पता है इनर्ट गैस जो होता है, वो इनर्ट गैस क्या होता है, हाईली रिपेल होता है, ये होता है ना, मतलब अट्रैक्शन नहीं होता है। यदि अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या डिजोल्व होगा, डिजोल्व नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका KH वैल्यू है, KH वैल्यू कितना है 144, मतलब जिसका KH वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो हाईली इनसोल्यूबल होगा। KH वैल्यू ज्यादा होगा तो हाईली इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। KH वैल्यू देखिए सबसे कम किसका है, हेनरी कांस्टेंट सबसे कम किसका है, हेनरी कांस्टेंट सबसे कम है ऑक्सीजन का, हेनरी कांस्टेंट सबसे कम है ऑक्सीजन का। तो ये क्या होगा, हाईली सोलुबल हो जाएगा, हाईली सोलुबल हो जाएगा, ठीक है। हाईली, जो हीलियम है वो हाईली इनसोलुबल गैस होगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, हाईली सोलुबल गैस हो जाएगा, हाईली सोलुबल गैस हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए डाटा जरा, नोट करेंगे, नोट कर लिया, नोट कर लिए। चलिए अब देखिए इसमें, यदि हम
हेनरीज कांस्टेंट की बात करें, जो हेनरीज कांस्टेंट की बात करें, जैसे बताइए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बाय, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बाय क्या लिखे थे आज, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अच्छा इधर देखिए हम क्या लिखे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये था ना, ये था। अब बताइए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बताइए, यदि हम बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय के एच। मतलब यहाँ से यदि के एच, देखिए यदि के एच ज्यादा होगा, यदि के एच ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगा, मतलब डिजॉल्व कम होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि की एच ज्यादा होगा, फिर से देखिए, यदि की एच ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ये कम होगा, देखिए नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा होगा तो के एच कम होना चाहिए, यदि के एच वैल्यू ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगा। तो यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड में कम होगा, इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी बताइए क्या होगा, सोलुबिलिटी कम होगा, सोलुबिलिटी कम होगा। अब एक चीज बताइए, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू बढ़ेगा, हाँ कि ना, टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच वैल्यू बढ़ेगा, अभी देखा था नाइट्रोजन के केस में, ठीक है। अब बताइए यदि टेम्परेचर बढ़ा तो पीएच बढ़ा, पीएच यदि बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ये कम होगा, होगा। यदि ये कम होगा, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे मेन पॉइंट है ये लास्ट, इसको याद रखना है। यदि टेम्परेचर बढ़ाए तो सोलुबिलिटी कम होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ाए तो सोलुबिलिटी कम होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पहले इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना, नोट कर लिए। क्वेश्चन है एक्वेटिक एनिमल, aquatic animal is more comfortable in cold water, why। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक्वेटिक एनिमल इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, वाई। जो जलीय जीव होता है, जैसे मछली हो गया, या जो भी कोई, जैसे मेढक हो गया, फ्रॉग, ठीक है, जैसे टोर्टोइज हो गया, तो ये सब क्या होता है, जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो ठंडा पानी में ज्यादा अपने को ज्यादा कंफर्टेबल रखता है देन कोल्ड, देन हॉट वाटर, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों, मतलब फिर समझिए, जो कोल्ड वाटर में कोई भी एक्वेटिक एनिमल जो है, एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करता है, क्यों, ठीक है। अब देखिए कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है तो बताइए कोल्ड वाटर में टेम्परेचर, टेम्परेचर कम है, हाँ कि ना। टेम्परेचर यदि कम होगा तो pH वैल्यू कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो pH कम होगा, pH यदि कम होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ये ज्यादा होगा, होगा। और यदि ये ज्यादा होगा तो सोलुबिलिटी, यदि ये ज्यादा होगा तो सोलुबिलिटी ये ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ठंडा पानी है,
कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगा। ऑक्सीजन यदि ज्यादा डिजोल्व होगा तो उसे जो जो सांस लेने के लिए जितना ऑक्सीजन उसे चाहिए, जितना ऑक्सीजन उसे जरूरत है, उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा होगा, सफिशियंट ऑक्सीजन उसे मिलेगा। तो यदि सफिशियंट ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बताइए कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए उल्टा कर दीजिए, यदि हम पानी गर्म कर दें, पानी गर्म कर दे, टेम्परेचर बढ़ा दिए, पानी गर्म किया मतलब टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए तो pH बढ़ गया, हेनरी कांस्टेंट बढ़ गया। हेनरी कांस्टेंट बढ़ा इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ये कम हो गया। और ये यदि डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया मतलब सोलबिलिटी कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन जितना डिजोल्व होना चाहिए था उसे एक्वेटिक एनिमल को रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना नहीं मिला। और यदि इतना नहीं मिलेगा तो क्या अपने आप को कंफर्टेबल रखेगा, नहीं रखेगा। इसलिए बोल जाता है एक्वेटिक एनिमल जो है कोल्ड वाटर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। क्यों? क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट कम होता है, टेम्परेचर कम है तो हेनरीज कांस्टेंट कम होगा, हेनरीज कांस्टेंट कम होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो सोलबिलिटी, ऑक्सीजन का सोलबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का सोलबिलिटी ज्यादा होगा तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। नोट करिए, नोट कर लिए, ठीक है। चलिए तो आज हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इसका हेनरीज लॉ का एक सेकेंड वीडियो भी लेके आएंगे, सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ देखेंगे और एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ देखेंगे। ठीक है, अगला पार्ट जो होगा उसमें हम हेनरीज लॉ का लिमिटेशन देखेंगे और हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। और आगे कौन सा चैप्टर आप लोग को देखना है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमें सर ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए जो आप लोग को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल बनाने में कहाँ दिक्कत आ रही है या थ्योरी समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है, ये चीज हमें जरूर बताइए ताकि हम भी आपके प्रॉब्लम को समझ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।